बार्ने कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन ना साथ में दोनों आता है, पेरिस पूछ लेता है या बार्ने पूछ लेता है, कभी कभी बार्ने भी अलग से पूछ लेता है। तो हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर रेडी करेंगे जिसमें सारे को कवर कर देंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय इंट्रोडक्शन या ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग बता सकते हैं बार्ने कन्वेंशन और उसको दोनों को मिला करके। फिर इंडिविजुअली हम लोग पेरिस पढ़ेंगे, उसके बाद बार्ने पढ़ेंगे। सो हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 1883 में पेरिस कन्वेंशन आया जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता था। 1886 में बार्ने कन्वेंशन आया जो कि कॉपीराइट के बारे में बात करता था, और दोनों को हम लोग मिला के मैग्ना कार्टा ऑफ IPR बोलते हैं। फिर 1891 में मैड्रिन एग्रीमेंट आया जो कि जो ऑफिसेस थे बार्ने कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन के, उसको कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना दिया कि जिसको बोलते हैं यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एक कंबाइंड अथॉरिटी बनाई दी गई बार्ने और पेरिस कन्वेंशन के ऑफिसेस को, जो भी अथॉरिटीज़ थे उसके अंदर, मैड्रिन एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है। और जो टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो हम लोग 19वीं सेंचुरी से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फिर पेरिस एंड बार्ने कन्वेंशन बोथ आर दी फंडामेंटल ट्रीटीज इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ईच एड्रेसिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हेल्पिंग शेपिंग द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है। ये एक दो फंडामेंटल ट्रीटीज हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में काम करते हैं। ठीक है। और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डील करते हैं और शेप करने में हेल्प करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को। देन पेरिस कन्वेंशन पढ़ेंगे हम। तो पेरिस कन्वेंशन में बेसिकली इसका फुल फॉर्म है, ये पेरिस कन्वेंशन का पूरा नाम ये लिखा है, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। ठीक है। तो ये जो था वो प्रिंसिपल मतलब इस सबसे स्टार्टिंग वाला था जो कि शेप करने में हेल्प किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। ठीक है। फर्स्ट टाइम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में इसमें बात की गई थी। पेरिस कन्वेंशन जो है वो फॉलोड बाय द कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क बोल रहा है, मतलब बार्ने कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बार्ने कन्वेंशन का फुल फॉर्म क्या हुआ? कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। और पेरिस कन्वेंशन का फुल फॉर्म क्या हुआ? पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। ठीक है। फिर जो अबव मेंशन कन्वेंशन जो है वो नेगोशिएट किए गए और रीनेगोशिएट किए गए, मतलब दोबारा दो बार, मतलब हमेशा डिस्कशंस इसके ऊपर हुए, फिर अमेंडमेंट करके, मतलब बहुत सालों तक अमेंडमेंट होते रहे इस चीज़ में। ठीक है। उसके बाद दे वर फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इन एडवांस्ड इन ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कि 1995 में आया था। उसमें जा कर के ये चीज़ मर्ज हो गई, एक तरह से इनकॉर्पोरेट कर ली गई, जो कि उरोगियो राउंड में हुआ था। नेगोशिएशन के लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन उरोगियो राउंड में हुआ था। ठीक है। देन पेरिस कन्वेंशन। तो पेरिस कन्वेंशन बेसिकली इसमें 30 आर्टिकल्स हैं जो कि इफेक्ट में आया था 1884 में, और अमेंडमेंट इसमें हुए 1979 में। यहाँ पे इनिशियली 11 कंट्रीज़ थे जो कि इसके सिग्नेटरीज थे, मतलब इन्होंने साइन किया था, और प्रेजेंट में अभी 179 मेंबर्स हैं इसमें प्रेजेंट। ओके। देन द पेरिस कन्वेंशन जो है हर तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, यूटिलिटी मॉडल्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सर्विस मार्क, ट्रेड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर कंपटीशन, ये सारी चीज़ों को डील करता है। अब इसका एम क्या है इस कन्वेंशन का? तो बेसिकली इसका मेन एम यही है कि हार्मोनाइज करना है। किस चीज़ को हार्मोनाइज करना है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वेरियस कंट्रीज़ के हार्मोनाइज करना है, मीन्स एक साथ लाना है। ठीक है। कुछ एक्सटेंट तक के लिए उसको एकत्रित करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ठीक है। देन द नेचर ऑफ दिस कन्वेंशन। तो इसका नेचर क्या है कि ये फर्स्ट कन्वेंशन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो कि मल्टीलेटरल ट्रीटी है। ठीक है। जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है और बाइंडिंग है एडाप्टिंग स्टेज पे। एडाप्टिंग मीन्स जो उसके मेंबर्स थे उसके ऊपर ये बाइंडिंग रहता है। ठीक है। अब प्रोविजंस क्या क्या हैं इस कन्वेंशन के? तो नेशनल 3 प्रोविजंस है। नेशनल ट्रीटमेंट देता है ये। ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट देता है
राइट टू प्रायोरिटी रहती है और कॉमन रूल रहता है। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स के बारे में बात करेंगे कि एक व्यक्ति है जो कि मेंबर है, ठीक है, मतलब मेंबर इन द सेंस लाइक 3-4 एग्जांपल के लिए नेशनल ट्रीटमेंट देना मतलब एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है, ठीक है, तो जो ए कंट्री के जो सिटीजन्स होंगे ना उनको भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा और बी कंट्री के सिटीजन पे भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द नेशनैलिटी, ईच मेंबर स्टेट मस्ट ग्रांट सेम प्रोटेक्शन टू द नेशनल्स, ठीक है, सिटीजन्स को भी सेम प्रोटेक्शन देगा अदर कॉन्ट्रैक्टिंग विद द स्टेट ऑफ देयर ओन नेशनल, मतलब एक नेशनल व्यक्ति नेशन के, नेशनल मीन्स एक सिटीजन दूसरे सिटीजन, मतलब एक कंट्री जो है वो दूसरे कैसे बताऊँ मैं, एक जो मतलब जो नेशनल्स मतलब ना यहाँ पे सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये दूसरे सिटीजन मतलब एक कंट्री अपने सिटीजन को जैसे ट्रीट करती है वैसे दूसरे सिटीजन को भी वैसे ही ट्रीट करेगी जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट हर मेंबर कंट्री पे अप्लाई करता है, ठीक है, और नॉन मेंबर कंट्री पे भी अप्लाई कर सकता है अगर वो डोमिसाइल्ड हो, मतलब डोमिसाइल छोड़ो, या तो फिर मतलब यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है किसी मेंबर कंट्री में। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, लेकिन वही है कि सबको मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, अगर कोई कंट्री है ए या बी, ठीक है, और दोनों मेंबर हैं किसके, इसके मतलब हमारे कन्वेंशन के दोनों मेंबर हैं, तो ये ए कंट्री जैसे अपने सिटीजन को ट्रीट करेगी, बी कंट्री के सिटीजन को भी ए कंट्री की सिटीजन मतलब ए कंट्री बी कंट्री के सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देगी एज इफ वो उसके कंट्री के सिटीजन्स हैं। बस ये है नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब, ठीक है। फिर राइट्स ऑफ प्रायोरिटी तो बात करता है, देखो नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है यहाँ पे क्लियरली समझ आएगा। ये बार्ने कन्वेंशन का है लेकिन पेरिस में भी सेम रहेगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो वर्क ओरिजिनेट हो रहा है एक कंट्री मतलब एक कंट्री मेंबर कंट्री में, मतलब एक कंट्री मेंबर ए है, ठीक है, यहाँ पे वर्क ओरिजिनेट हो रहा है और एक मेंबर कंट्री बी है, ठीक है। तो ये जो वर्क ओरिजिनेट ए में हुआ है वो अप्लाई करेगा सेम अप्लाई करेगा इसमें जैसे इसमें हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इसको हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब एक कंट्री में ओरिजिनेट हो रहा है कोई वर्क मेंबर कंट्री में, तो वो सेम प्रोटेक्शन रहेगा उसका अनदर मेंबर कंट्री में, ठीक है। और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, उसमें आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन ना सेकेंड बार्ने कन्वेंशन में है। ये बोलता है कि जो नेशनल ट्रीटमेंट हो गया एक बार, मतलब ये है कि एक कंट्री ओरिजिनेट हो गया दूसरे कंट्री में ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा तो कोई फॉर्मेलिटी वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होगी और प्रोटेक्शन डायरेक्टली कन्फर्ड हो जाएगा, कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। सो तो ये है नेशनल ट्रीटमेंट। ये नेशनल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। फिर बोलते हैं राइट टू प्रायोरिटी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट जो कि ग्रांट किया जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो राइट टू प्रायोरिटी बिलोंग करती किसी इन्वेंटर के पास, ठीक है, और या फिर एप्लीकेंट के पास या सक्सेसर ऑफ द एप्लीकेंट के पास, ठीक है। तो कोई इन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्ट हो सकता है वेरियस कंट्री में एट द सेम टाइम, ठीक है। लेकिन एप्लीकेंट के पास कम से कम 6 से लेकर 12 महीने का समय तो होना चाहिए ताकि अलग अलग मेंबर मतलब अलग अलग कंट्री मेंबर कंट्री में अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे एक। तो बेसिकली अगर ए ने कुछ इन्वेंशन किया, ठीक है, गेम इन्वेंट की, तो वो अप्लाई करेगा राइट टू प्रायोरिटी के लिए। राइट टू प्रायोरिटी अप्लाई करेगा तो उसको प्रायोरिटी डेट मिल जाएगी। प्रायोरिटी डेट मिल जाएगी तो उसको 6 से लेकर 12 महीने का समय मिल जाएगा, ठीक है, उसको सब जगह फाइल करने के लिए कि मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेरिस कन्वेंशन में ऑटोमेटिकली नहीं होता है, बार्ने में होता है, पेरिस में नहीं होता। तो यहाँ पे अलग से इंडिविजुअली हर जगह हर कंट्री में जा के उसको फाइल करना पड़ेगा, या फिर कुछ और ट्रीटीज़ वगैरह है तो जैसे इस ए कंट्री में कर लिए तो बी सी डी सारे कंट्री में ऑटोमेटिकली हो गए, जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंगली होते हैं वैसा होगा। लेकिन उसमें समय चाहिए ना ये सब करने के लिए भी, तो उसके 6 से लेकर 12 महीने का समय मिल जाता है उसको। और उसमें बेसिकली
क्या बोलते हैं वो, उसके जो इन्वेंटर के जो राइट रहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, मतलब प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और जैसे मान ले कोई और व्यक्ति है, सेम व्यक्ति ने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया, ए और बी दोनों ने सेम इन्वेंशन टाइप ऑफ इन्वेंशन किया, ए ने प्रायोरिटी डेट ली हुई थी तो उसको प्रायोरिटी मिली जाएगी एज कम्पेयर टू बी। तो ये है प्रायोरिटी डेट का मतलब। फिर आता है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ द पेटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर पेटेंट डिफरेंट कंट्रीज मेंबर कंट्रीज में ग्रांट की गई है सेम इन्वेंशन के लिए तो वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगी। ठीक है, जो अगर पेटेंट कैंसिल होता है या फिर ग्रांट कैंसिल होता है, डिक्लाइन होता है एक मेंबर कंट्री में, तो वो दूसरे मेंबर कंट्री को इफेक्ट नहीं करेगी, वहाँ पे वो अप्लाई रहेगी। एक में अगर कैंसिल तो सब में कैंसिल नहीं होगा, ये बोलता है। ठीक है, फिर इन्वेंटर हैज़ द राइट टू पुट हिज नेम इन द पेटेंट, तो नॉर्मल राइट बता रहे हैं। ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिस कन्वेंशन। वही ये इंकरेज करता है इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को, प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन में, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है इंटरनेशनली, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को, इंश्योर करता है ट्रेडमार्क को ताकि कस्टमर रिलाय कर सके क्वालिटी ब्रांड्स पे, मतलब ब्रांड वैल्यू जो रहती है उसको एनकरेज करता है, इकोनॉमी को इनकरेज करता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को इनकरेज करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हेल्प करता है। ये सब बहुत सारी नॉर्मल पॉइंट्स हम लोग हर जगह लिख सकते हैं। फिर आता है बार्ने कन्वेंशन। बार्ने कन्वेंशन का फुल फॉर्म यही है, कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। फिर ये अराउंड 180 कंट्रीज़ में अप्लाई करता है, क्योंकि ये साइन किए थे 180 कंट्रीज़ वाले साइन किए हैं इस कन्वेंशन को। बार्ने कन्वेंशन बहुत ज़्यादा रिवाइज किया गया है ताकि इम्प्रूव कर सके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन को। एम क्या है इसका, राइट्स ऑफ द ऑथर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करवाना, इसका मतलब वो है एम है। ठीक है, और बोथ बार्ने और पेरिस कन्वेंशन जो है वो एडमिनिस्टर्ड करते हैं, मतलब ध्यान कौन रखता है, वीपो ध्यान रखता है इस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन का काम वीपो करता है। ठीक है, नाउ बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या है, बार्ने कन्वेंशन में नेशनल ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन। नेशनल ट्रीटमेंट वही है कि एक कंट्री में अगर तुम अप्लाई कर देते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी कंट्री नहीं, हाँ मतलब बाकी कंट्री में भी वो चीज़ अप्लाई कर सकती हैं करके, ऐसा वाला बोलता है। ठीक है, अब जैसे ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग वहाँ पढ़े थे इसमें, तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन में ये बोलता है कि ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है यहाँ पे, तो बोलता है कि अगर बार्ने कन्वेंशन जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है किसी एक कंट्री में तो वो सेम प्रोटेक्शन रहेगा अदर मेंबर कंट्री में। ठीक है, और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटी या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा प्रोटेक्शन दूसरे कंट्री में भी। ठीक है, फिर लास्ट वाला बोलता है इंडिपेंडेंस और प्रोटेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू द फॉरेन ऑथर्स इन मेंबर स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द प्रोटेक्शन इन द ओरिजिन। मतलब वही है कि एक स्टेट में अगर कैंसिल होता है, जैसे हम लोग वहाँ पढ़ा था इंडिपेंडेंस ऑफ द पेटेंट वाले में, एक कंट्री में अगर वो कैंसिल होता है तो दूसरी कंट्री में कैंसिल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कैंसिल हो जाए तो दूसरी कंट्री में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द protection afforded to a foreign author in a member country is independent और degree of protection in the country of the origin, मतलब फॉरेन का अलग होगा, ओरिजिन वाले का अलग हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये वाला फोर्थ पॉइंट भी ले लेते हैं अपन लोग, मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किसको, मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। अंडर दिस प्रिंसिपल ईच मेंबर स्टेट इज रिक्वायर्ड टू ग्रांट मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि इसके उसमें दिए गए हैं फॉरेन ऑथर्स के लिए। ये थोड़ा सा वियर्ड था तो स्किप कर देंगे हम लोग इसको। ठीक है, फिर नाउ क्या क्या प्रोटेक्ट की जाती है बार्ने कन्वेंशन में, तो बार्ने कन्वेंशन में प्रोटेक्ट किया जाता है ऑथर्स के वर्क को, और पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट नहीं है किसी मेंबर कंट्री का तो उसको पहले अपना काम को मेंबर कंट्री में पब्लिश कराना पड़ेगा, फिर जाके नॉन मेंबर कंट्रीज़ में दूसरे मेंबर कंट्रीज़ में भी कर सकता है। ठीक है, फिर बोलता है राइट्स प्रोटेक्टेड क्या क्या है बार्ने कन्वेंशन में, तो एक्सक्लूसिव राइट रहता है ऑथर को ट्रांसलेट कर सकता है, परफॉर्म इन पब्लिक कर सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है वर्क को अदर फॉर्म में, और मॉरल राइट्स रहते हैं, क्लेम कर सकता है, ओनरशिप राइट, मॉडिफिकेशन कर सकता है अपने वर्क में, ये सब काम वो कर सकता है। अब ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन क्या रहता है इसमें, तो सेक्शन 7 बात करता है बार्ने कन्वेंशन का कि मिनिमम टर्म ऑफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मिनिमम टर्म ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगी, लाइफ टाइम प्लस 50 years आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, फोटोग्राफ की 25 साल फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द वर्क
एंड सिनेमाटोग्राफ वर्क में 50 ईयर्स आफ्टर द वर्क, मतलब ये वर्क होने के 25 साल में फोटोग्राफ वर्क का वो रहेगा मिनिमम वो, एंड सिनेमाटोग्राफी में 50 ईयर्स रहेंगे। ये वाला को छोड़ भी सकते चाहे तो।